नमस्कार। आज के चर्चा का विषय है अग्निपथ योजना, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना। तो आइए जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। तो 14 जून को भारत सरकार ने एक अग्निपथ योजना लेकर के आई है और उसके अनुसार सेना में जो भर्ती का जो तरीका है वो बदल दिया जाएगा। अब सेना में जो युवक आएंगे, नवयुवक आएंगे, वो 4 साल के लिए आएंगे और उन 4 साल के आए हुए नवयुवकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इनके 4 साल में इनकी 4 साल की सेवाएं होंगी, जिसमें सैलरी इनकी 30 से 40 हजार की होगी। 4 साल के बाद से ये इनमें से 25% जो होंगे, अर्थात 4 में से 1 परमानेंटली ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और 3 जो है 4 साल की सर्विस करके और अग्निवीर की उपाधि लेकर के सेना से बाहर जाएंगे और अन्य कार्यों में लग जाएंगे। इसमें जब वो एग्जिट होंगे उसके समय में उनको एक स्कीम लेकर के आई है गवर्नमेंट, उस समय भी उनको अच्छे खासे पैसे देंगी गवर्नमेंट। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। उनकी जो सैलरी जो है, फर्स्ट ईयर में उनकी सैलरी जो है 30,000 रुपये पर मंथ फिक्स की गई है। 30% उनका डिडक्शन होगा। डिडक्शन जो होगा वो सेवा निधि पैकेज के नाम से जाना जाएगा। उनके सेवा निधि पैकेज में उनका 30% डिडक्ट होकर के 30,000 का 30% 9,000 और गवर्नमेंट के पास से 9,000 मीन्स 21,000 उनको सैलरी मिलेगी और 18,000 रुपया उनके सेवा निधि पैकेज में जमा होता जाएगा हर महीने। कहने का मतलब कि लगभग 40,000 रुपया गवर्नमेंट का फर्स्ट महीने से ही एक्सपेंस है। उसके बाद से जब ये लोग रिटायर होंगे, दूसरे साल में इनको 33,000 सैलरी है, तीसरे साल में 36,500 सैलरी है, चौथे साल में 40,000 सैलरी है और उसी के अनुसार 30% इनका कंट्रीब्यूशन सेवा निधि पैकेज में इनका जाएगा और 30% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का जाएगा। जब ये 4 साल के बाद से जो 4 में से 3 जो जॉब छोड़ेंगे उनको लगभग 12 लाख रुपया सेवा निधि पैकेज में से दिया जाएगा। तो इसमें यह है कि 17.5 साल से लेकर के, और पहले 21 साल था, अभी गवर्नमेंट ने 23 साल कर दिया है, तो 17.5 साल से लेकर के 23 साल के जो नवयुवक हैं, इच्छुक नवयुवक हैं, वो सेना में आ सकते हैं। 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, उसके अनुसार उनका स्टैंडर्ड निकला जाएगा। पहले साल के पैकेज 5 लाख से लेकर के 7 लाख तक में आएंगे और इनकी 30% कंट्रीब्यूशन जो है सेवा निधि पैकेज में दिया जाएगा। अगर कोई कैजुअलिटी होती है सेना में, जो है लाइफ जो होता है रिस्क पे होता है, तो अगर लाइफ कैजुअलिटी होती है तो उनको बाकी सब सेवा निधि की पैकेज के समेत उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा डेथ होने पर, और डिसेबिलिटी होने पर क्या होगा, 44 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा बचे टर्म की सैलरी भी उनके घर वालों को चाहे उनको दी जाएगी। इसके अलावा क्या किया है गवर्नमेंट ने, बहुत से फील्ड हैं जिसमें उन्होंने 10% का रिजर्वेशन भी डिसाइड किया है। CAPF में 10% का रिजर्वेशन गृह मंत्रालय ने दिया है, बहुत से राज्य सरकारों ने भी 10% का रिजर्वेशन दिया है और बहुत से पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वो भी नए नए स्कीम उनके लिए लेकर के आ रही हैं। तो ऐसे में तो इस स्कीम में सब अच्छा ही अच्छा दिखता है, लेकिन तब यह है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। कुछ तो कमियां होंगी इस स्कीम में। उस स्कीम के कमियों के बारे में जान लेते हैं। नियम के मुताबिक इस रूल के अनुसार सिर्फ 4 साल के लिए ही डिफेंस में ये नवयुवक सर्विस कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल सिस्टम के अनुसार 19 साल, 25 साल, 30 साल तक लोग जॉब करते हैं। उनकी तुलना में ये सिर्फ 4 साल ही कर सकते हैं। दूसरा जो डर है और वो ये है कि 4 साल के बाद से ये अग्निवीर क्या करेंगे, कहीं बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे। और तीसरी जो चीज ये है कि कोरोना के चलते 2 साल से भर्तियां नहीं हो पाई हैं। उनके चलते बहुत से युवक हैं जो ओवर एज हो गए हैं
उनका रिलैक्सेशन कैसे दिया जाएगा, इसको ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने अभी 2 साल का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन दे दिया। और अब 17.5 से 21 वाला जो एज है वो 17.5 से 23 तक गवर्नमेंट ने कर दिया है। जहां जहां विरोध के मौके मिल रहे हैं, जहां जहां रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, वहां वहां पे गवर्नमेंट आगे आ रही है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है। अगर इन दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखा जाए तो रेगुलर सैनिक को कुछ अलग से चीजें होती हैं और अग्निवीर को कुछ अलग से होते हैं। रेगुलर को 90 दिन की छुट्टियां होती हैं, अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टियां होती हैं। कुछ डिफरेंसेज हैं और ये डिफरेंसेस जो हैं वो अपना रूल चेंज करने से आए हैं, फर्क पड़े हैं। अब जानना ये जरूरी है कि क्या भारत एक अकेला देश है जो ऐसी स्कीम लेकर के आ रहा है? शायद नहीं, क्योंकि रसिया में ऐसा सिस्टम है कि 12 महीने के लिए डिफेंस सर्विस किया जाता है। इजराइल में ऐसा सिस्टम है कि जो युवक होते हैं उनको 30 महीने के लिए और जो युवतियां होती हैं उनको 22 महीने के लिए डिफेंस में जॉब सर्विस करना पड़ता है। साउथ कोरिया में 21 महीने, 24 महीने, 25 महीने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अनुसार जॉब करना पड़ता है। लगभग 2 साल का उसमें होता है। ब्राजील में 1 साल का डिफेंस का सर्विस करना है, उसके बाद से आप बाहर निकलिए और अपना बाकी सब और जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कीजिए। भारत सरकार तो 4 साल के लिए 48 महीने के लिए रख रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार का जो स्कीम है वो रसिया के स्कीम से, इजराइल के स्कीम से, साउथ कोरिया के स्कीम से, ब्राजील के स्कीम से बहुत अच्छी है। विरोध करने वालों का एक तर्क ये भी है कि 4 साल के बाद से ये ट्रेंड लोग जब निकलेंगे तो कहीं किसी गलत लोगों के हाथों में पड़ गए, तब ये गलत लोगों के हाथों में पड़ करके बदमाश बन गए, तब आतंकवादी बन गए, तब। तो एक तो साहब ये है कि सेना में ऐसा ट्रेंड किया जाता है, ऐसा स्किल दिया जाता है कि वहां से निकलने के बाद से डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है, लगभग आदमी देश प्रेमी हो ही जाता है। एक्सेप्शन को हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो अलग रहेगा ही है। दूसरी चीज ये है कि आप ध्यान देखिए, ये साउथ कोरिया जैसा देश जो 24 घंटे नॉर्थ कोरिया के धमकी के आगे खड़ा रहता है, जब वो अपने यहाँ 2-2 साल के लिए लोगों को रख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे यहाँ 4 साल में रखने में क्या समस्या हो सकती है? अब और कुछ लोग इसके जो सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि 4 साल के बाद में ये स्किल्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, इनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। इनको सीएपीएफ में, राजस्थान राइफल्स में इनको 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट है जो इनको नौकरी रिजर्वेशन दे रही है। 22, 23, 24 साल में बाकी युवकों के पास कहां से पूंजी आता है? ये जब 22-23 साल में रिटायर होंगे, इनके पास लगभग 20 लाख रुपए हो जाएंगे। इससे ये अपनी आगे का करियर भी बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हैं और भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस बल में 10% इनके लिए रिजर्वेशन भी देने की बात कही है। तो इस तरीके से ये जो 4 साल में जो जुआ है, ये काम करके लगभग 20 लाख रुपया कमाएगा। एक तो देश सेवा का जज्बा उसमें उठेगा, एक तो उसमें देश प्रेम की भावना बढ़ेगी और साथ में अपने परिवार की देखभाल के लिए लगभग 20 लाख रुपया कमा करके निकलेगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल के बाद ये अग्निवीर क्या करेंगे और 4 साल के बाद ये भारत कैसा होगा? तो साहब, ऐसा भारत होगा जिसका कलेक्टर भी अग्निवीर होगा, जिसका कप्तान, मजिस्ट्रेट, बैंककर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखपाल, पंचायत कर्मी, अध्यापक, दारोगा, सिपाही भी अग्निवीर होगा, खुफिया कर्मी, ग्राम प्रधान, ड्राइवर, व्यापारी, ठेकेदार, अधिवक्ता, न्यायाधीश, उद्योगपति भी अग्निवीर होंगे। ऐसा भारत जिसके कदम कदम पर अग्निवीर आपको दिखाई पड़ेंगे, वह भारत इतना ताकतवर होगा जिसके सामने सैकड़ों अमेरिका और चाइना भी समा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग एक सर्विसमैन के बारे सर्विसेज के बारे में जानते हैं, एक सर्विसमैन आर डेडिकेटेड टू द सर्विस, और उनमें जो होती है देश प्रेम भरा होता है, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं,
आतंक का विरोध करते हैं। और इसलिए जब ये अग्निवीर निकलेंगे तो ऐसा देश होगा जहां पर कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं देशद्रोही नहीं होंगे, कहीं लुटेरे नहीं होंगे, कहीं आतंकी नहीं होंगे। इसलिए इस परिवर्तन का हमें स्वागत करना चाहिए। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इसको देखा जाए तो भारत में एट ए टाइम 14 लाख लोग जो हैं वो डिफेंस में हैं। 14 लाख लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं। 18 से 23 साल की आयु के बीच के लोग जो हैं वो 1.5 करोड़ हैं। ये जो 14 लाख लोग काम कर रहे हैं, ये लगभग 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में इनकी सेवा अवधि होती है। कहने का मतलब कि 14 लाख देश के लोग लगभग 30 साल के लिए एक सीट को अपने नाम पे कर लेते हैं। जब वो 30 साल बाद रिटायर होंगे तब वो वैकेंट होगा और तब दूसरे लोग आएंगे। ये एक सिंगल पर्सन का प्रिजम्पशन है। होता ये है कि हर महीने कुछ लोग रिटायर करते हैं और हर महीने कुछ रिक्रूटमेंट के अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। बट ये है कि ऑल टुगेदर अगर मान लिया जाए कि एक दिन में अगर 14 लोग रिक्रूट हो रहे हैं, 14 लाख लोग, तो ये 14 लाख लोग 30 साल सर्विस करके रिटायर होंगे। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 14 लाख लोगों को ही डिफेंस में जॉब करने का मौका मिल रहा है। जब ये 4 साल का रोटेशनल हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 7 28, 7 गुने अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। और जहां पर 30 साल में 28 साल में सिर्फ 14 लाख लोग कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं और उस राष्ट्र सेवा से अपना भी लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्र सेवा करने के बाद से सेवा लाभ उठा रहे हैं। कितने से 14 लाख लोग, अगर रोटेशन के 4 इयर्स रोटेशन हो गया तो 14 7 98, लगभग 1 करोड़ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस 30 साल में, जिस 30 साल में सिर्फ 14 लाख लोगों को मिल पाती है। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है 7 गुना ऊपर हो रही है एट ए टाइम। 7 गुना जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी की संख्या कम हो जाएगी, युवाओं में रोजगार हो जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास आ जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। यही तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कहा गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, 7 गुना ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा 20-20 लाख रुपया कमाने के लिए। 4 साल में सैलरी प्लस उनकी निधि में जो आएगा उतना 20 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया कमाने के लिए 4-4 साल में ही लगभग 7 गुने लोगों को ऑप्शन मिलेगा। और उसमें से 25%, मतलब 4 में से 1, 100 में से 25, 100 में से 25 परमानेंटली ऑब्जर्व हो जाएंगे। सिर्फ 75 ही बाहर निकलेंगे। और जब वो बाहर निकलेंगे, अग्निवीर जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके पास जॉब के और भी अपॉर्चुनिटी होंगे, इसके अलावा कि उस 20 लाख से वो अपना भी काम धाम, अपना भी बिजनेस प्रारंभ कर सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, कोई भी परिवर्तन से परे नहीं है और परिवर्तन होते ही रहना चाहिए। हमारे देश में भी समय समय पर परिवर्तन होता आया है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट रहे देश पर। उसके बाद से कंप्यूटर क्रांति आई और कंप्यूटर के विरोध में तो कितने हल्ला गुल्ला हुए और लोग कहते थे ये कंप्यूटर जो है ये नौकरी खा जाएगी। और जिस कंप्यूटर को लोग कोसते थे कि ये नौकरी खा जाएगी, आज के डेट में देखा जाए तो वही कंप्यूटर कितनी नौकरियों का अपॉर्चुनिटी लेकर के इंडिया में आ गया है और वो आईटी हब बना दिया है इंडिया को। आज के डेट में उसी कंप्यूटर क्षेत्र में कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर 20-30 लाख रुपया एवरेजली साल में कमा लेते हैं। तो इसका मतलब कि वो चेंज भी सही था। और उसके बाद से वो भी समय आया जब देश को ग्लोबलाइजेशन किया गया, उदारीकरण में ले जाया गया। उस समय भी बहुत हल्ला गुल्ला हुए और उस उदारीकरण का भी फायदा देख लीजिए। देश चहुमुखी प्रगति पर है, चारों तरफ विकास कर रहा है, बाकी देशों से प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहा है।
तो समय समय पर परिवर्तन होते आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये जो अग्निपथ वाला परिवर्तन है, ये भी देश में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। देश में देशभक्त बढ़ते जाएंगे, देश में करप्शन समाप्त होता जाएगा और देश चहुमुखी विकास करेगा। हम आशा करते हैं कि सरकार जो भी विरोधी लोग हैं उनकी बात सुने, अगर उनकी बातों में कुछ दम है तो उसके अनुसार अपने स्कीम में जहां जरूरत पड़े वहां बदलाव भी करनी चाहिए और उसके बाद से दमखम के साथ इस स्कीम को लॉन्च करना चाहिए। जो भी युवा इच्छुक हैं वो इसमें शामिल हों, जो इच्छुक नहीं है वो कंपलसरी सर्विस नहीं है, जो इच्छुक हैं फौज में आना वो इसमें जरूर शामिल हों, देश सेवा का लाभ उठाएं और देश सेवा करते करते सेवा का स्वयं भी लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।